हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। इसमें हम 24 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का एनालाइज करेंगे फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। और अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ हमारे गिफ्ट सिटी से रिलेटेड है। गिफ्ट सिटी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये एक फाइनेंस टेक सिटी बनाई गई है गुजरात में। तो इसमें बेसिकली कुछ रूल्स में एग्जम्पशंस होती हैं, थोड़े इसमें रिलैक्स्ड रूल्स होते हैं, जैसे टैक्सेस वगैरह से रिलेटेड, और बाकी जो रेगुलेशंस होते हैं उसमें थोड़े रिलैक्स होते हैं ताकि वहाँ पे बिज़नेस इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा सके और वहाँ पे प्रॉपर ग्लोबल बिजनेस इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है बेसिकली। तो वहाँ पे न्यूज़ आई कि गुजरात ने, वैसे तो गुजरात एक ड्राई स्टेट है, हम सब जानते हैं, लेकिन उस गिफ्ट सिटी में जो कि गांधीनगर में है, वहाँ पे लिकर बैन को लिफ्ट कर दिया गया, उसे हटा दिया गया है, क्योंकि ग्लोबल इकोसिस्टम हम बनाने जा रहे हैं तो हर जगह के लोग आएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा वाइन एंड डाइन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना ज़रूरी हो जाता है। तो होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड क्लब्स इन द गिफ्ट सिटी विल बी गिवन परमिट्स फॉर वाइन एंड डाइन फैसिलिटीज़। एंड ये वाला जो डिसीजन है इस पर काफ़ी अलग अलग रिएक्शंस आए लोगों के। किसी ने अच्छा बताया, किसी ने थोड़ा सही नहीं बताया। और जी लिकर एक्सेस परमिट्स होंगे, ये दिए जाएंगे ओनर्स को और एम्प्लॉयज़ को कंपनीज़ की जो कि गिफ्ट सिटी में है। और टेम्परेरी परमिट्स दिए जाएंगे जो वे विजिटर्स होंगे who can go to such hotels and restaurants to consume alcohol. एंड एट प्रेजेंट की बात करें तो आउटसाइडर्स जो होते हैं, जो गुजरात में जाते हैं, दे कैन बाय लिकर फ्रॉम ऑथोराइज्ड आउटलेट्स बाय ऑब्टेनिंग अ टेम्पररी परमिट। एंड गिफ्ट सिटी की अगर बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि ये गांधीनगर में लोकेटेड है एंड इट कंसिस्ट ऑफ मल्टी सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी तो ये होता है कि टैक्सेस वगैरह कम होते हैं, बाकी के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो थोड़ा रिलैक्स्ड होते हैं, लेकिन इसमें सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा होंगी। इट इज़ अ मल्टी सर्विस और ये ग्लोबल लेवल का है। एंड इट विल बी इंटीग्रेटेड हब फॉर फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज फॉर द वर्ल्ड। और इसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर होंगे जो कि काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और उनको रेगुलेट करेगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी। इट शैल रेगुलेट ऑल द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस इन एन IFSC। तो इतना ही था इसमें। नेक्स्ट आते हैं मराठा कोटा पे। अब हम सभी जानते हैं कि जो मराठा है उनके रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट हेल्ड किए गए थे अभी पिछले कुछ टाइम में महाराष्ट्र में। सो इनको बेसिकली जो रिजर्वेशन दिया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था कि वो सही नहीं है, क्योंकि वो जो इंदिरा साहनी की 50% की जो लिमिट है रिजर्वेशन की उसको क्रॉस कर रहा था। तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो उसमें फिर क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि हम उस पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइडेड टू कंसीडर अ क्यूरेटिव पिटीशन filed on behalf of the Maharashtra government against the judgment that had struck down a state law providing quota to Maratha community. अभी जो मराठा है वो काफ़ी लंबे टाइम से रिजर्वेशन डिमांड कर रहे हैं। दे हैव बीन डिमांडिंग रिजर्वेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम। मराठास की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी कास्ट आती हैं और फिलहाल ये मैक्सिमम मोस्टली फार्मर्स हैं या उतने वेल ऑफ नहीं है इकोनॉमिकली, एंड थोड़े बहुत लैंड ओनर्स हैं। और ये स्टेट का 33% जो है स्टेट पॉपुलेशन का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। पहले ये काफ़ी वॉरियर कास्ट से होते थे, मतलब जो राजा रजवाड़े होते हैं उनके परिवार से, लेकिन बाद में अभी फ़िलहाल की बात करें तो ये काफ़ी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है और एजुकेशनली भी बैकवर्ड है। सो हिस्टोरिकली दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ वॉरियर कास्ट विद लार्ज लैंड होल्डिंग्स, बट एट प्रेजेंट दे आर इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली
बैकवर्ड। इसी से रिलेटेड एक कमीशन भी बिठाया गया था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिनको MG गायकवाड ने हेड किया था। और उन्होंने सजेस्ट किया था कि मराठास को एजुकेशन में 12% और गवर्नमेंट जॉब्स में 13% रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक्चुअल में बैकवर्ड है। तो गवर्नमेंट ने इसके बाद इसमें 16% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया था इन्हें, 16% जॉब में और एजुकेशन में, दोनों में। लेकिन फिर ये मुद्दा कोर्ट में पहुंच जाता है, तो पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में पहुंचता है। वहाँ पे इस 16% को कम कर दिया जाता है, वही उस पर कर दिया जाता है जो कमीशन ने बोला था, यानी कि 12% और 13%, 12% एजुकेशन में, 13% जॉब्स में। और ये कहा कि हाँ 12-13 रख के भी हालांकि 50% की जो लिमिट है इंदिरा साहनी केस की वो ब्रीच हो रही है, लेकिन इन्होंने कहा कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस है, क्योंकि मराठास काफ़ी बैकवर्ड हैं कुछ एरियाज़ में और काफ़ी सुसाइड्स होती है इनके फार्मर्स वगैरह में, तो इसलिए इनको ये रिजर्वेशन देना ज़रूरी हो जाता है। तो इवन इफ ये 50% लिमिट को ब्रीच करे तो भी ये अलाउड है। फिर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में केस, और सुप्रीम कोर्ट इसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है, वो स्ट्रक डाउन कर देता है उसको, क्योंकि वो बोलता है कि 50% लिमिट को ब्रीच नहीं कर सकते। और तब तक फिर स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि जब तक ये मुद्दा पूरा रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक मराठास में जो काफ़ी इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं वो EWS का जो कोटा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का 10% कोटा तब तक वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। वीकर सेक्शंस ऑफ द कम्युनिटी कैन बेनिफिट फ्रॉम 10% EWS कोटा। तो ये न्यूज़ थी पूरी मराठा कोटा से रिलेटेड। नेक्स्ट आती है न्यूज़ फ्रांस से रिलेटेड। फ्रांस ग्राउंड्स फ्लाइट विद इंडियंस। बेसिकली एक फ़्लाइट जा रही थी जिसमें काफ़ी सारे इंडियन कुछ और लोग थे और वो निकारागुआ जा रही थी, लेकिन जब फ्रांस में उन्हें रोक लिया गया, क्योंकि उन्हें उस पर सस्पिशन था, उस पर शक था कि उसमें जो है लोग जो जा रहे हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, कि ह्यूमन्स ट्रैफिक किए जा रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो है ये न्यूज़ है। अ निकारागुआ बाउंड प्लेन कैरिंग मोर देन 300 इंडियन पैसेंजर्स हैज़ बीन ग्राउंडेड इन फ्रांस ओवर सस्पेक्टेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और इंडियन एम्बेसी ने कहा कि हम इस मुद्दे पे और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सिर्फ सस्पिशन था, उसके बेसिस पे ही इस फ्लाइट को रोका गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है ट्राइब्यूनल। अभी क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो वर्क करते हैं अंडर द स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स ऑफ देयर गवर्निंग लेजिस्लेशंस एंड दे कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसी। यानी कि जो गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस बनाती है, जो लॉ वगैरह बनाती है, उसके अंतर्गत ये ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। तो इनके पास ये पावर नहीं है कि पॉलिसी मैटर में ये गवर्नमेंट को कोई भी डायरेक्शन दे। ठीक है, अब एक्चुअली कोर्ट एक मैटर को पे सुनवाई हो रही थी, उस केस में ही इन्होंने ऐसा बोला है। मुद्दा ये था कि जो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल है, क्या वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकता था टू मेक अ पॉलिसी टू फिल अप द पोस्ट ऑफ जज एडवोकेट जनरल। एक जज एडवोकेट जनरल की पोस्ट को फिल करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए क्या गवर्नमेंट को वो डायरेक्ट कर सकता था? तो इसमें कोर्ट ने बोला जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकता था, उसके पास उतनी पावर नहीं है। सो कोर्ट सेड द मेकिंग पॉलिसी इज़ नॉट इन द डोमेन ऑफ जुडिशरी, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग तो गवर्नमेंट का काम है, जुडिशरी का काम नहीं है। और ट्राइब्यूनल तो वैसे भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इट्स नॉट इवन अ प्रॉपर जुडिशियल बॉडी, इट इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। दो disputes in respect of promotions or filling of vacancies is within the jurisdiction of tribunal। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनके पास हालांकि प्रमोशन से रिलेटेड या वैकेंसी को फिलअप करने से रिलेटेड जो है डिस्प्यूट्स वो हालांकि सेटल कर सकते हैं। सो द ट्राइब्यूनल्स आर सेट अप टू डील विद प्रॉब्लम्स सच एज रिजॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स। तो किसी भी एक स्पेसिफिक कुछ चीज़ों के लिए हम ट्राइब्यूनल्स बनाते हैं, जैसे टैक्स को डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। और
इसका प्रोविज़न ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें जो हमारा आर्टिकल 323A था वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स से, और जो 323B है वो डील करता है बाकी सारे ट्राइब्यूनल्स से। सो इतना ही था आज के सेशन में। आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।